आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर हमें 50 अलग-अलग सरकारी योजनाओं की एक बहुत लंबी लिस्ट देखने को मिलती है। कोई हेल्थ के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर इन्हें अलग-अलग देखेंगे तो ये सिर्फ याद करने वाली एक बोरिंग लिस्ट बनकर रह जाएंगी। लेकिन आज इस पूरे डेटा को डिकोड करके हम एक क्लियर और आपस में जुड़ी हुई कहानी बनाएंगे। हम समझेंगे कि ये सारी नीतियां मिलकर नेशनल डेवलपमेंट का एक मजबूत ढांचा आखिर कैसे तैयार करती हैं। तो इस रोडमैप को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरे सिस्टम को 4 मुख्य स्तंभों में बांट दिया है। पहला, स्वास्थ्य और बुनियादी ज़रूरतें। दूसरा, फाइनेंस और एंटरप्राइज। तीसरा, कृषि और ग्रामीण विकास। और चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर टेक। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी स्तंभ से, स्वास्थ्य और बुनियादी ज़रूरतें। किसी भी देश के विकास की सबसे पहली सीढ़ी यही होती है। इस टाइमलाइन को सेट करने के लिए चलिए एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिविया से शुरुआत करते हैं। देशव्यापी स्वच्छता अभियान, जिसे हम स्वच्छ भारत मिशन कहते हैं, आखिर शुरू कब हुआ था? जवाब है साल 2014। अब सबसे खास बात देखिए, 2014 के इस एक कदम ने बुनियादी ज़रूरतों की नीतियों की एक पूरी लहर शुरू कर दी। बात सिर्फ साफ सफाई तक नहीं रुकी। इसके तुरंत बाद पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर, पीएम उज्ज्वला में गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन के जरिए नलों में पानी और गरीब कल्याण अन्न योजना से फूड सिक्योरिटी पक्की की गई। ये पूरा का पूरा एक बेसिक सर्वाइवल किट है जो ग्राउंड लेवल पर तैयार किया गया। और जब रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतें पूरी हो जाए तो फोकस सीधे हेल्थ पर जाता है। यहाँ अप्रोच बिल्कुल हॉलिस्टिक है। एक तरफ आयुष्मान भारत से फिजिकल हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है और दूसरी तरफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए इन सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जा रहा है। साथ ही यूनिवर्सल वैक्सीनेशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम से बच्चों की सुरक्षा को भी इसी कड़ी में जोड़ दिया गया है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, फाइनेंस और एंटरप्राइज ग्रोथ, यानी आम लोगों और छोटे बिजनेसेस को पैसा और आर्थिक सुरक्षा कैसे मिल रही है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ी हैं। 2014 में पीएम जनधन योजना से बेसिक बैंक अकाउंट्स खुले और कमाल की बात यह है कि ठीक अगले साल यानी 2015 में ही पीएम जीवन ज्योति से लाइफ इंश्योरेंस, सुरक्षा बीमा से एक्सीडेंट कवर और अटल पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई। एक ही साल में फाइनेंशियल इंक्लूजन का पूरा दायरा बदल गया। यहाँ पर अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है जिससे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों अलग अलग हैं। स्टार्टअप इंडिया का सीधा फोकस नए, इनोवेटिव टेक स्टार्टअप्स पर है, जबकि स्टैंड अप इंडिया का मकसद महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बीच ग्राउंड लेवल पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। नाम भले ही मिलते जुलते हों, लेकिन टारगेट बिल्कुल अलग है। और बात सिर्फ बड़े कॉरपोरेट या टेक बिजनेस तक सीमित नहीं है। इकोनॉमी के सबसे निचले पायदान पर काम करने वाले हर इंसान के लिए एक खास पॉलिसी है। छोटे बिजनेस के लिए मुद्रा योजना, सड़क पर ठेला लगाने वालों के लिए पीएम स्वनिधि, कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा और छोटे फूड प्रोसेसिंग वालों के लिए भी अलग से सपोर्ट है। ये दिखाता है कि हर वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश हो रही है। चलिए अब शहरों से निकलकर तीसरे स्तंभ की तरफ चलते हैं, कृषि और ग्रामीण उत्थान। ये हिस्सा पूरी तरह से किसानों और गांव की इकोनॉमी को मॉडर्न बनाने पर फोकस करता है। 6000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो डायरेक्ट कैश सपोर्ट है जो पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों के बैंक खातों में पहुंचता है। फसल की बुआई के वक्त ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बन जाता है। लेकिन एक किसान की ज़रूरत सिर्फ नगद राशि से पूरी नहीं होती, उसे एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। मौसम खराब हो तो पीएम फसल बीमा योजना, लोन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बेचने के लिए ई-नाम जैसी डिजिटल मार्केट और मछली पालन के लिए पीएम मत्स्य संपदा। और तो और पीएम ग्राम सड़क और स्वामित्व योजना के जरिए गांव की सड़कों और जमीन के रिकॉर्ड्स को भी पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है। अब थोड़ा पीछे हटकर ओवरऑल पिक्चर देखने का वक्त है। हमारा चौथा और आखिरी स्तंभ, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और भविष्य की तकनीक, यानी कल के भारत की नींव कैसे रखी जा रही है। इस क्रोनोलॉजी को ध्यान से समझिए। 2015 में डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया से लोगों को टेक और बेसिक स्किल्स से जोड़ा गया। फिर 2020 आते आते नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत के जरिए फोकस बड़े एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर शिफ्ट हो गया।
और 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई ताकि देश की पूरी सप्लाई चेन को सुधारा जा सके। ये एक के बाद एक लॉजिकल स्टेप्स लेने जैसी स्ट्रैटेजी है। देश के फिजिकल एसेट्स के लिए यहाँ जो अप्रोच है वो बहुत ही शानदार है। एक है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसका पूरा फोकस नई सड़कें और पुल बनाने पर है, और दूसरा है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो सरकार की पहले से मौजूद संपत्तियों से रेवेन्यू जनरेट करने पर फोकस करती है। नया बनाने और पुराने का सही इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन बैलेंस। और इस फ्यूचर ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए देश भर में मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पीएम गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग स्ट्रीमलाइन हो रही है, भारत नेट से हाई स्पीड इंटरनेट गांव-गांव पहुंच रहा है, उदय योजना से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टेबल किया जा रहा है, और मेक इन इंडिया के साथ-साथ पीएम मित्रा से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर बूस्ट मिल रहा है। आखिर में फ्यूचर रेडी होने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है आज की एजुकेशन को कल की एनर्जी के साथ जोड़ना। पीएम ई विद्या से डिजिटल एजुकेशन मिल रही है, और दूसरी तरफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बायोफ्यूल्स और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से ये तय किया जा रहा है कि आने वाले कल का विकास पूरी तरह से क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी पर चले। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले सोचने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये 50 योजनाएं आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं। ज़रा सोचिए, जब गांव तक भारत नेट से ब्रॉडबैंड पहुंचता है तो वो कैसे डिजिटल हेल्थ और डिजिटल एजुकेशन को मुमकिन बनाता है, या कैसे स्टार्टअप फंड्स ग्रीन एनर्जी के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। ये योजनाएं अलग अलग बिखरी हुई नहीं हैं, ये एक ही विशाल मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं जो मिलकर नेशनल डेवलपमेंट का एक सिंगल सॉलिड ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उम्मीद है आज की इस चर्चा से इन सभी योजनाओं को देखने का एक बिल्कुल नया और स्पष्ट नजरिया मिला होगा।